30 गेंदें और जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत। और क्रीज पर दुनिया के 2 सबसे खतरनाक हिटर मौजूद थे। बिल्कुल। और बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास 6 विकेट बचे हुए थे। मतलब अगर हम इस स्थिति को किसी भी क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में डालें तो नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है, विन प्रेडिक्टर तुरंत दिखाएगा कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांस 97% है। हाँ, फील्डिंग करने वाली टीम के पास केवल 3% की एक ना के बराबर उम्मीद बचती है। आंकड़ों के हिसाब से तो देखा जाए तो मैच वहीं खत्म हो चुका था। और यहीं पर मुझे लगता है कि डेटा विज्ञान और इंसानी मनोविज्ञान की राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। सही बात है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर ये गहन चर्चा करने वाले हैं वो महज एक क्रिकेट मैच नहीं है। बिल्कुल। हम 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल की बात कर रहे हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ ये बताना नहीं है कि किसने कितने छक्के लगा रहे, वो तो हर न्यूज़ चैनल पर मौजूद है ही। तो आज हम उस 3% वाली असंभव जीत के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करेंगे। मैं कहूंगी कि बारबाडोस के उस मैदान में जो हुआ वो रणनीतियों का एक ऐसा चक्रव्यूह था जहां हर गेंद पर दबाव और बायोमैकेनिक्स का खेल चल रहा था। और इसका ऐतिहासिक भार भी तो देखिए ना। भारत 13 सालों से आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने उतरा था। एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव था। हाँ, और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम थी जो पहली बार किसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में थी। वो अपने उस चोकर्स वाले टैग को हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस पहले बड़े रणनीतिक फैसले पर चलते हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। पिच सूखी थी, लेकिन जो चीज टीवी स्क्रीन पर आसानी से समझ नहीं आ रही थी वो थी हवा की गति। अच्छा। वो जो क्रॉसविंड चल रही थी, लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आड़ी हवा चल रही थी। और इसी ने खेल के एरोडायनेमिक्स को बदल दिया, क्योंकि भारत की शुरुआत तो बहुत आक्रामक रही, लेकिन अचानक ही स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो गया। हाँ, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव बहुत जल्दी आउट हो गए। यहीं पर मुझे एक बात खटकती है। मतलब इतने बड़े फाइनल में क्या वो अत्यधिक आक्रामकता एक सामरिक भूल नहीं थी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो बिना सोचे समझे बस बल्ला घुमा रहे थे। देखिए, ऊपरी तौर पर कोई भी इसे अंधाधुंध आक्रामकता मान सकता है, लेकिन मैं समझाती हूँ कि इसके पीछे क्या था। ये दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों की पिच मैपिंग और उस हवा के गणित का नतीजा था। मतलब क्या रबाडा और मार्को जॉनसन की रणनीति अलग थी? बिल्कुल अलग थी। अगर हम उनके पहले स्पेल की तुलना करें तो जॉनसन स्विंग की तलाश में गेंद को आगे फेंक रहे थे, फुलर लेंथ पर। हाँ, और रोहित शर्मा ने उस लेंथ का पूरा फायदा उठाया। लेकिन जब रबाडा आए तो उन्होंने देखा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा मैदान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ बह रही है। तो रबाडा ने गेंद की गति कम की और उसे हार्ड लेंथ पर हिट किया। तो रबाडा ने बल्लेबाजों को हवा के खिलाफ शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। एकदम सही। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के खिलाफ गेंद हवा में उछाली जाती है तो भौतिकी के नियम अपना काम करते हैं। ड्रैग कोएफिशिएंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब जो शॉट आम दिनों में आसानी से छक्का हो जाता, वो हवा के दबाव की वजह से बाउंड्री के अंदर ही रह गया। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव का वो पिकअप शॉट तकनीकी रूप से गलत नहीं था, वो बस उस पल के एरोडायनामिक्स के हिसाब से घातक साबित हुआ। गेंद हवा में रुकी और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। क्या बात है, रबाडा ने हवा को अपना फील्डर बना लिया। लेकिन 34 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद जो हुआ उसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। आप अक्षर पटेल के प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब शिवम दुबे जैसा पावर हिटर डगआउट में बैठा था और अक्षर पटेल को नंबर 5 पर भेज दिया गया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा कि भारतीय टीम हार के डर से घबरा गई है। बहुत से लोगों को वो एक रक्षात्मक कदम लगा था, लेकिन मैं कहूंगी कि वो इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? इसके पीछे ज्यामिति और गणित था। पहला कारण तो ये था कि क्रीज पर बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का एक संयोजन बनाना था। ताकि केशव महाराज जैसे स्पिनर की लाइन और लेंथ बिगड़ जाए। बिल्कुल। गेंदबाज को हर गेंद पर अपनी फील्ड प्लेसमेंट बदलनी पड़ती है। और दूसरा कारण फिर से वही हवा की दिशा थी। अच्छा, मतलब अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो उनके लिए लेग साइड की बाउंड्री हवा की दिशा के अनुकूल थी। एकदम सही पकड़ा आपने। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने यही कैलकुलेट किया कि अक्षर हवा के बहाव के साथ बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।
अक्षर ने सिर्फ 31 गेंदों में 47 रन जड़ दिए। उस पारी ने भारत को एक नई जान दी। लेकिन वही दूसरे छोर पर विराट कोहली की पारी ने एक अलग ही बहस छेड़ दी। पूरे टूर्नामेंट में लोग T20 में स्ट्राइक रेट की बात करते रहे। हाँ, और विराट ने अपनी पारी की शुरुआत तो 3 चौकों से की थी। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अगली 30 से ज्यादा गेंदों तक उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। कई विश्लेषक कह रहे थे कि इससे भारत 10-15 रन पीछे रह गया। इस सवाल का जवाब हमें गेम स्टेट को देखकर मिलता है। गेम स्टेट मतलब उस वक्त मैच की क्या स्थिति थी? हाँ, जब स्कोरबोर्ड पर 34 पर 3 विकेट लिखा हो तो सारे डेटा मॉडल धरे रह जाते हैं। अगर विराट उस समय जोखिम उठाते और आउट हो जाते तो शायद भारत 120 रन तक भी नहीं पहुंच पाता। सही बात है, मतलब उन्हें एक एंकर की भूमिका निभानी ही थी। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कठिन होता है। एक एलीट एथलीट जिसके शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा हो, उसके लिए 30 गेंदों तक बाउंड्री ना मारना एक भयंकर मानसिक नियंत्रण का काम है। उन्होंने अपनी स्वाभाविक आक्रामकता को बलपूर्वक दबाया। बिल्कुल, उन्होंने पारी को गहराई तक ले जाने का फैसला किया और वो साझेदारी और भी लंबी चलती अगर क्विंटन डी कॉक वो जादुई थ्रो न करते। अरे हाँ, अक्षर पटेल का वो रनआउट, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डी कॉक का रिफ्लेक्स एक्शन कमाल का था। बहुत ही शानदार। और फिर अंत में शिवम दुबे और विराट कोहली की बदौलत भारत 176 रन तक पहुंच गया। T20 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर। 176 रन का लक्ष्य दबाव में एक पहाड़ जैसा ही होता है। दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत चाहिए थी, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने रेजा हेंड्रिक्स को जिस गेंद पर आउट किया, वो सिर्फ एक आउटस्विंगर नहीं थी। मैं कहूंगी कि वो बल्लेबाज के दिमाग में पैदा किया गया एक ग्लिच था। एक ग्लिच मतलब बुमराह के एक्शन ने उन्हें कोई भ्रम में डाल दिया था। बिल्कुल, बायोमैकेनिक्स की भाषा में इसे काइनेटिक चेन डीकपलिंग कहते हैं। बुमराह का जो एक्शन है वो बल्लेबाज के दिमाग को संकेत देता है कि गेंद बहुत तेज गति से अंदर आएगी। इन स्विंग होगी। हाँ, हेंड्रिक्स का दिमाग उसी इन स्विंग के लिए तैयार था, लेकिन रिलीज के ठीक अंतिम मिलीसेकंड में बुमराह ने कलाई की स्थिति बदल दी और गेंद बाहर निकल गई। क्या बात है, मतलब आंखें जो देख रही थीं और गेंद जो कर रही थी उसमें विसंगति आ गई। एकदम एक जादूगर की हाथ की सफाई की तरह। हेंड्रिक्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनका ऑफ स्टंप उड़ चुका था। और इसके बाद लगा कि भारत हावी हो जाएगा, क्योंकि कप्तान मार्करम भी जल्दी आउट हो गए थे। स्कोर 12 पर 2 हो गया था। लेकिन फिर ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डी कॉक ने हवा की दिशा का फायदा उठाते हुए भारतीय स्पिनरों पर प्रहार शुरू कर दिया। और फिर क्रीज पर आए हेनरिक क्लासन। यहां से मैच ने जो भयानक मोड़ लिया वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिल्कुल, 15वें ओवर में क्लासन ने अक्षर पटेल पर जो हमला किया, एक ही ओवर में 22 रन। बाप रे। उस वक्त मैदान में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। क्लासन जिस तरह से बैकफुट पर जाकर छक्के मार रहे थे वो हैरान करने वाला था। तकनीकी रूप से वो एक मास्टर क्लास थी। आमतौर पर पावर जनरेट करने के लिए बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आगे आता है। हाँ, अपने शरीर का वजन गेंद की तरफ ट्रांसफर करता है। लेकिन क्लासन बैकफुट पर थे। वहां आगे की तरफ कोई मोमेंटम नहीं होता। गेंद को 90 मीटर दूर भेजने के लिए उन्हें अपनी कोर मसल्स और हिप्स के रोटेशन से एक अकल्पनीय टॉर्क पैदा करना पड़ा। वो स्पिनरों के हाथ से ही गेंद की लेंथ पड़ रहे थे। बिल्कुल, एक माइक्रोसेकंड ज्यादा इंतजार कर रहे थे और फिर पूरी ताकत से प्रहार कर रहे थे। और यही वो वक्त था जब 16 ओवर के बाद स्कोर 151 पर 4 था। आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 30 रन चाहिए थे। और विन प्रेडिक्टर भारत को सिर्फ 3% चांस दे रहा था। टीवी स्क्रीन से लेकर डगआउट तक हर किसी ने मान लिया था कि मैच खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक ठहराव आया। ऋषभ पंत के घुटने में दर्द हुआ। खेल कुछ मिनटों के लिए रुक गया। और खेल मनोविज्ञान के नजरिए से ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या सच में एक छोटे से ब्रेक का इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक अवधारणा होती है जिसे फ्लो स्टेट या ट्रांजिएंट हाइपरफ्रंटैलिटी कहा जाता है। ये फ्लो स्टेट क्या होता है? जब क्लासेन 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे, उनका दिमाग इसी फ्लो स्टेट में था। इस अवस्था में दिमाग का वो हिस्सा जो विश्लेषण या तार्किक सोच करता है, वो शांत हो जाता है। अच्छा, मतलब शरीर सिर्फ रिफ्लेक्सेस पर काम करने लगता है, बिना सोचे बस मारो। एकदम सही। लेकिन जब 3 मिनट का ब्रेक आया तो क्लासेन का दिमाग वापस सक्रिय अवस्था में आ गया। उन्होंने स्कोरबोर्ड देखा होगा, सोचा होगा कि बस अब हम जीतने ही वाले हैं। और दबाव वाले मैचों में जैसे ही आप सचेत होकर सोचना शुरू करते हैं, आपका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। सचेत विचार हमेशा थोड़ा सा संदेह लेकर आता है। और ब्रेक खत्म होते ही हार्दिक पांड्या आए। उनकी पहली ही गेंद ने
उसी संदेह का फायदा उठाया। बिल्कुल। पांड्या ने एक वाइड स्लोअर गेंद फेंकी। हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। क्लासन ने दूर से ही बल्ला चला दिया और बाहरी किनारा सीधा पंत के दस्तानों में। हार्दिक ने क्लासन की रीच के बाहर गेंद फेंककर उनकी उस काइनेटिक चेन को तोड़ दिया। वो कोई जादुई गेंद नहीं थी, लेकिन उस पल के लिए एकदम सटीक रणनीति थी। उस विकेट ने सच में पूरे स्टेडियम में मानो ऑक्सीजन भर दी। लेकिन मैं कहूंगा कि असली जीवनदान भारत को बुमराह ने दिया। बुमराह के वो 16वें और 18वां ओवर इतिहास के सबसे महान डेथ ओवर्स में से एक हैं। 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन और 18वें में मार्को जॉनसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में उनका इकॉनमी रेट लगभग 4 का रहा है। T20 में यह आंकड़ा तो असंभव सा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुमराह बल्लेबाजों के लिए एक कॉग्निटिव ओवरलोड की स्थिति पैदा कर देते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलना। में एक साथ 6 अलग-अलग संभावित गेंदों का डर घूमता है। मार्को जॉनसन के साथ भी यही हुआ। हाँ, पहले उन्हें बाहर की गेंदों से बैकफुट पर धकेला और फिर अचानक एक 140 की रफ्तार वाली गेंद उनके पिछले पैर की तरफ फेंक दी। और जब तक जॉनसन का बल्ला नीचे आता गिल्लियां उड़ चुकी थीं। बुमराह ने 30 गेंदों में 30 रन के समीकरण को आखिरी ओवर में 16 रनों के पहाड़ में बदल दिया। और फिर आया वो 20वां ओवर। हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद और स्ट्राइक पर डेविड मिलर। पहली ही गेंद फुल टॉस बन गई। मिलर ने पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। सबकी सांसें रुक गई थी उस पल। ऐसा लगा कि ये तो पक्का छक्का है। लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव दौड़ते हुए आए। वो कैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि खेल के पूरे इतिहास के सबसे शानदार एथलेटिक पलों में से एक है। बिल्कुल, उस दबाव में इतना गजब का संतुलन। इसमें सिर्फ शारीरिक चुस्ती नहीं थी, इसमें न्यूरोसाइंस का एक बहुत उन्नत स्तर शामिल था, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन, ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। ये शरीर की वो क्षमता है जिससे उसे पता चलता है कि अंतरिक्ष में वो बिना देखे कहाँ मौजूद है। अच्छा। सूर्य कुमार हवा में उड़ती गेंद को देख रहे थे, लेकिन उनका दिमाग उनके पैरों को बता रहा था कि बाउंड्री की रस्सी कितने मिलीमीटर दूर है। क्या बात है। उन्होंने गेंद को लपका और जैसे ही लगा कि मोमेंटम उन्हें बाहर ले जाएगा, गेंद को वापस अंदर उछाल दिया और संतुलन बनाकर बाहर पैर रखकर तुरंत वापस अंदर आकर कैच पूरा कर लिया। ये सब कुछ 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में हो रहा था। एड्रेनलिन चरम पर था। अगर जूते का एक स्पाइक भी रस्सी को छू जाता तो समीकरण 5 गेंदों में 10 रन हो जाता। लेकिन उस एक कैच ने दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों का गला घोंट दिया। भारत 7 रन से जीत गया। और मैच के बाद मैदान पर जो भावनाएं दिखी, रोहित शर्मा का जमीन पर लेटकर घास को चूमना, हार्दिक पांड्या का रोना, जो खिलाड़ी 6 महीने पहले हुटिंग का शिकार हो रहा था, उसके लिए बहुत बड़ा पल था। और विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच लेते हुए T20 से संन्यास की घोषणा कर दी। फिर रोहित शर्मा ने भी विदाई ले ली। ये भारतीय क्रिकेट के 2 स्तंभों का सबसे आदर्श फेयरवेल था। और राहुल द्रविड़ की कहानी तो मानो पूरी एक फिल्म है। 2007 में उन्हीं की कप्तानी में वेस्टइंडीज में ही टीम पहले दौर में बाहर हुई थी। और अब 17 साल बाद उसी धरती पर बतौर कोच ट्रॉफी उठाना, नियति ने एक पूरा चक्कर लगा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं एरन मार्करम और दक्षिण अफ्रीकी टीम को देखकर बुरा भी लगा। खेल क्रूर होता है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में उनके हिस्से में सिर्फ आंसू आए। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ देखें तो समझ आता है कि उच्च स्तर के खेलों में मानसिक दृढ़ता ही सब कुछ होती है। बिल्कुल। जब मशीनें कह रही थीं कि भारत के पास केवल 3% मौका है, तो टीम ने उस 3% को 100% में बदल दिया। ये साबित करता है कि खेल का असली नियंत्रण मैदान पर मौजूद इंसानों के आपसी विश्वास के पास होता है, एल्गोरिदम के पास नहीं। सही कहा। जाते जाते मैं चाहूंगा कि हम सब एक बात पर सोचें। हम अक्सर उन जीतों का महिमा मंडन करते हैं जो एकदम दोष रहित होती हैं, जहां कोई गलती नहीं होती। एक तरफा जीत। हाँ, लेकिन क्या इस मैच ने यह साबित नहीं कर दिया कि इंसान की सबसे महान जीतें वो होती हैं जहां आप हार की कगार पर खड़े होते हैं? बिल्कुल, जहां आपकी सारी कमजोरियां दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी होती हैं। और फिर भी आप उस खौफनाक दबाव के बीच खड़े होकर उस अंतिम इंच को अपने पक्ष में मोड़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। हार की जबड़े से जीत छीन लेना ही तो असली खेल है। अगली बार जब जीवन में 30 गेंदों में 30 रन जैसा असंभव दबाव महसूस हो तो याद रखिएगा कि भले ही दुनिया कहे कि संभावना शून्य है, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए। बस उस एक आखिरी इंच के लिए लड़ते रहिए।